गुड इवनिंग बच्चों, जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों, जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए सभी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जय हिंद, जय हिंद। आ जाइए, 2 मिनट वेट किया जा रहा है सभी का। जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए बच्चों। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जो भी बच्चे नए हैं हमारी क्लास को देखें। ठीक है। अगर क्लास पसंद आया आपको तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर करें। हम फ्री यूपीएससी बैच लेके आए आप सभी के लिए, प्रीलिम्स और मेंस। ठीक है बच्चों। जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए, सभी का वेट किया जा रहा है। जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों। जी बिल्कुल, जो भी बच्चे नए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है। या शेयर भी कर दे सभी बच्चों को जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। ठीक है। हमारी मॉर्निंग में 8 बजे लाइव क्लास होती है। फिर हमारी 10 AM में क्लास होती है। मॉर्निंग में हमारी सीसेट की क्लास होती है। और 10 AM में हमारी जीएस की क्लास होती है। और अभी हमारी क्लास चल रही है करंट अफेयर्स की। ठीक है। फिर हमारी वीकली टेस्ट भी चलेगी। फिर हम आपको मेंस आंसर राइटिंग कैसे करते हैं वो चीजें भी बताएंगे। ठीक है बच्चों। जो भी बच्चे आपके ध्यान में होंगे, प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उन्हें ये वीडियो शेयर करें आप। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास हमारी यूपीएससी डेली करंट अफेयर पर है। मैं आज के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हुए सभी के सभी लेके आया हूँ। ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वही। ठीक है। आपको ज्यादा चीजें याद नहीं रखी रहेगी, इसलिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ही लेके आया हूँ जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। ठीक है। तो आप इन चीजों का ध्यान रखिएगा। ये पीपीटी शेयर हो जाएगी क्लास के बाद। ठीक है। तो मैं आपको अब पीपीटी समझाऊंगा, उसके बाद आपको रिवाइज करना है पीपीटी की। ठीक है। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते भी। आगे सभी बच्चे। जी गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यही आपका जोश आया होना चाहिए हमेशा। ठीक है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहले पहले करंट अफेयर देखेंगे हम। क्या है हमारा, आरबीआई ने 2024 से 2027 की अवधि के लिए शार्क मुद्रा स्वैप फ्रेमवर्क की घोषणा की है। तो शार्क हमारा क्या है? शार्क हमारा साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन है एक। ठीक है। जो दक्षिण एशियाई देशों का एक संगठन है। ठीक है। इसके बारे में हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, हमारे हम बताएंगे आपको इससे संबंधित जानकारी। ठीक है। जो आरबीआई है उसने 2024 से 2027 की अवधि के लिए शार्क मुद्रा स्वैप फ्रेमवर्क की घोषणा की है। ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत सरकार की सहमति से शार्क देशों के लिए करेंसी स्वैप मीन्स मुद्रा विनिमय व्यवस्था पर एक संशोधित रूपरेखा प्रस्तुत की है, जो 2024 से 2027 तक की अवधि के लिए जारी रहेगा। देखिए आरबीआई ने क्या किया, जो भारत सरकार की सहमति के साथ जो शार्क देश है, ठीक है, उनके लिए एक करेंसी स्वैप मीन्स मुद्रा विनिमय व्यवस्था का एक संशोधित रूपरेखा प्रस्तुत की है, जो 2024 से 2027 तक की अवधि तक जारी रहेगी। ठीक है। उसके बाद यह उद्देश्य, इनका उद्देश्य क्या है? ठीक है। यह फ्रेमवर्क आरबीआई को उन शार्क केंद्रीय बैंकों के साथ द्विपक्षीय स्वैप समझौते करने की अनुमति देता है जो स्वैप सुविधा का उपयोग करना चाहते हैं। ठीक है। ये द्विपक्षीय स्वैप समझौते करने की अनुमति देता है, जो ये फ्रेमवर्क की घोषणा की है इन्होंने। ठीक है। आरबीआई ने 2024 से 2027 तक के लिए यह केंद्रीय बैंकों के साथ द्विपक्षीय समझौता करने की अनुमति देता है। ठीक है। इसी के साथ हम देखेंगे आगे। आगे देखेंगे हम। शार्क मुद्रा विनिमय सुविधा 15 नवंबर 2012 को परिचालन में आई, जिसका उद्देश्य शार्क देशों की अल्पकालिक विदेशी मुद्रा चलन निधि आवश्यकताओं या भुगतान संतुलन संकट के लिए दीर्घकालिक व्यवस्था किए जाने तक बैकस्टेप लाइन ऑफ फंडिंग प्रदान करना था। ठीक है। जो 2000 ये जो शार्क मुद्रा विनिमय सुविधा है 2015, ठीक है, 15 नवंबर 2012 को परिचालन में आई थी। ठीक है। इसका उद्देश्य था जो शार्क देश है, ठीक है, उनकी जो अल्पकालिक मुद्रा की चलन निधि है, उनकी आवश्यकताओं या जो भुगतान संतुलन के संकट है
उनकी दीर्घकालिक व्यवस्था किए जाए, ठीक है। उसी के लिए ये उनके उद्देश्य थे। उसी के साथ रुपया रुपया स्वैप विंडो, इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत एक अलग आईएनआर स्वैप विंडो की शुरुआत शुरुआत की गई है, जो भारतीय रुपयों में स्वैप करने पर विभिन्न रियायतें प्रदान करती है। स्वैप मीन्स बदलना, ठीक है। स्वैप मीन्स बदलना होता है, ठीक है। जो भारतीय रुपयों में स्वैप करने की विभिन्न रियायतें देती है। इस रुपए इस रुपया सहायता के लिए कुल धनराशि 250 बिलियन मीन्स 250 बिलियन 25,000 करोड़ रुपए होते हैं, ठीक है। उसके साथ अमेरिकी डॉलर और यूरो स्वैप विंडो, ठीक है। जो अमेरिका का रुपया होता है उसे डॉलर कहते हैं, जो यूरो है ये यूरोपियन यूनियन का करेंसी होता है, ठीक है। आरबीआई एक अलग अमेरिकी डॉलर यूरो स्वैप विंडो के तहत अमेरिकी डॉलर और यूरो में स्वैप व्यवस्था को जारी रखेगा, जिसमें कुल 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि होगी। इसकी उपलब्धता क्या है? मुद्रा विनिमय सुविधा भी शार्क सदस्य देशों के लिए उपलब्ध होगी, बेशर्त उन्होंने द्विपक्षीय विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किया हो, ठीक है। शार्क देशों के लिए भी ये उपलब्ध होगी, क्योंकि वो कब होगी? जब उन्होंने बेशर्त द्विपक्षीय जो समझौता होता है उस पर अगर हस्ताक्षर किया हो, ठीक है। उसी के साथ करेंसी करेंसी स्वैप मीन्स मुद्रा विनिमय के बारे में हम जानेंगे अभी, ठीक है। यह दो देशों के बीच एक विशिष्ट अवधि के लिए पूर्व निर्धारित विनिमय दर पर अपनी मुद्राओं का विनिमय करने का एक समझौता है, ठीक है। जो दो देश होते हैं उनके बीच एक विशिष्ट अवधि के लिए जो पूर्व निर्धारित एक विनिमय दर होता है उसमें अपनी मुद्राओं का विनिमय करते हैं, ठीक है। ये उसका एक समझौता करने का एक समझौता होता है। इसमें एक मुद्रा के बदले दूसरी मुद्रा उधार शामिल इसमें एक मुद्रा के बदले में दूसरी मुद्रा उधार लेना शामिल है, तथा भविष्य में एक निश्चित तिथि पर मूल मुद्रा को ब्याज सहित चुकाने का समझौता किया जाता है, ठीक है। जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, अब हम दक्षिण एशियाई सहयोग क्षेत्र संगठन के बारे में जानेंगे। जो मैंने यहाँ कहा था कि आरबीआई ने 2024 से 2027 के लिए शार्क मुद्रा स्वैप फ्रेमवर्क की घोषणा की थी। तो शार्क क्या होता है ये जानेंगे हम यहाँ पर। तो शार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है। इसे हिंदी में कहते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। शार्क क्या है? एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1985 में अपने सदस्य देशों के बीच आर्थिक और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, ठीक है। शार्क क्या है? एक क्षेत्रीय संगठन है, ठीक है। एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में। जो अपने जिन के सदस्य देश है उनके बीच आर्थिक और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए इस संगठन की स्थापना हुई थी। उसी के साथ इसके सदस्य देश कौन कौन से हम जानेंगे। इसमें हमारा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ठीक है। ये हमारे देश है शार्क में। इनका लक्ष्य क्या है? संगठन का लक्ष्य क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास को गति देना है, ठीक है। इनके मेन लक्ष्य यही है, जो इनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, ठीक है। जो सोशल डेवलपमेंट करना, कल्चरल डेवलपमेंट करना, उनको उनके डेवलपमेंट को एक गति देना, ये इनके काम होते हैं, ठीक है। यह दक्षिण एशियाई के लोगों के जीवन की गुणवत्ताओं में सुधार लाने पर भी ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है। इस संगठन का उद्देश्य क्या था जब बनाया गया था? कि ये दक्षिण एशिया के लोग हैं उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लेके आए, ठीक है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे? इसका मुख्यालय हमारा नेपाल के काठमांडू में, ठीक है। जो हमारा नेपाल है ना, उसमें काठमांडू इसकी राजधानी है, वहां पे इसका मुख्यालय है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे। अब आगे की न्यूज देखेंगे। देखिए इसमें क्या है, इसका बता दिया है मैंने। जो शार्क मुद्रा फ्रेमवर्क की घोषणा की गई, इन्होंने जो दो देशों के बीच में किस तरीके से वर्क होगा, ठीक है, करेंसी का आदान प्रदान होगा, उसके लिए इस मुद्रा ये फ्रेमवर्क की घोषणा की गई है। उसके बाद हम इसरो की शाखा एनएसआईएल अब तक का सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलियाई उपग्रह प्रक्षेपित करेगी, ठीक है। जो हमारा इसरो है उसी की एक शाखा है एनएसआईएल, ठीक है। यह सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलियाई उपग्रह प्रक्षेपित करने वाली है अभी, ठीक है। तो हम इसके बारे में जानेंगे। हाल ही में इसरो की शाखा न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड
न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड, नाम याद रख लीजिएगा ये। ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि कौन सी शाखा है इसरो की जो ऑस्ट्रेलियाई उपग्रह प्रक्षेपित करेगी। इस टाइप के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसलिए मैं इन करंट अफेयर्स को लेके आया हूँ आप सभी के लिए। इसमें भी ऐसे ही पूछता है जो हमारा ये है। ठीक है, इसमें भी पूछता है कि शार्क, जो ये हमारा शार्क मुद्रा स्वैप फ्रेमवर्क की घोषणा किस संबंध में की गई थी, तो उसका आंसर ये रहेगा कि इसका उद्देश्य क्या था वो बताओ। प्रीलिम्स में ऑप्शन दिया रहेगा ऐसे, तो आपको ये ध्यान देना है कि केंद्रीय बैंकों के साथ द्विपक्षीय स्वैप समझौते करने की अनुमति देना। इसका परिचालन कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2012 को। ठीक है, उसके बाद आपको ये चीजें याद रखनी है। बैकस्टॉप लाइन फंडिंग प्रदान करता है। ठीक है, इस तरीके के जो कीवर्ड्स होते हैं वो आपको याद रखने होते हैं। ठीक है, इसमें से आप पढ़िए, फिलहाल पढ़िए। फिर जब हम जैसे जैसे हमारा दिसंबर आएगा, प्रीलिम्स नजदीक आएगी, हम आपको इसमें से जो करंट बेसिक इंपॉर्टेंस होता है जो प्रीलिम्स के लिए, उसमें से आपको हाईलाइट करके देंगे। ठीक है, अभी सिर्फ आप पढ़ना जारी रखें हमारे साथ। हम प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड आपको करंट अफेयर लेके आए। ठीक है, तो ऐसे नहीं हम कचरा उठा के लाएंगे आपके लिए कि हमें सिर्फ क्लास बनानी है तो 10-15 करंट अफेयर लेके आएंगे, आप क्या आंख पे बर्डन डाल देंगे कि नहीं बच्चों पढ़ो करके। ठीक है, इतना करंट अफेयर किसी के ध्यान में भी नहीं होता है, लेकिन ये करंट अफेयर हम आपकी सुविधा के लिए लेके ही आए हैं। ठीक है, 1 मिनट में। ठीक है, तो अब आगे पढ़ेंगे हम इसरो के बारे में। जी मुझे पता है आपको ये स्लाइड थोड़ी सी हल्की दिखाई दे रही होगी। मैं 1 मिनट। हाँ जी, अब दिखाई दे रही है। ठीक है, 1 मिनट, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसे। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे। क्या है इसरो की शाखा, हमारा करंट अफेयर 2 है। ठीक है, वो हमारा करंट अफेयर 1 था। आरबीआई ने जो 2024 से 2027 के लिए स्वैप की घोषणा की थी। ठीक है, इसरो की शाखा एनएसएलआई अब तक के सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलियाई उपग्रह प्रक्षेपित करेगी। ये चीज याद रखना, इसरो की कौन सी शाखा जो अब तक का सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलियाई उपग्रह प्रक्षेपित करेगी। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आगे। हाल ही में इसरो की शाखा न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड ने ऑस्ट्रेलियाई द्वारा निर्मित अब तक के सबसे बड़े उपग्रह प्रक्षेपण के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार के साथ $18 मिलियन के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, ये समझौता ज्ञापन मीन्स मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है जब कोई भी दो देशों के बीच में या दो संस्थानों के बीच में कोई एक क्या कहते हैं उसे समझौता होता है, तो उसे कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इसे इसके प्रमुख बिंदु जानेंगे हम अभी। न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड और ऑस्ट्रेलियाई कंपनी स्पेस मशीन्स वर्ष 2026 में इसरो के लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV, ठीक है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं इसे। ये हमारा साइंस टेक का सब्जेक्ट है। ठीक है, हम साइंस टेक का करंट अफेयर लेके आए क्योंकि करंट अफेयर साइंस में ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, SSLV के जरिए पृथ्वी की निचली कक्षा में उपग्रह उपग्रह निरीक्षण और अवलोकन पेलोड प्रक्षेपित करेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है ये प्रमुख बिंदु, जो हमारी कंपनी है NSLI, सॉरी NSIL, न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड और ऑस्ट्रेलियाई कंपनी स्पेस मशीन्स वर्ष 2026 में इसरो के जो लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान, उसके जरिए पृथ्वी की जो निचली कक्षा होती है, ठीक है, जो लोअर ऑर्बिट होता है, उसमें एक उपग्रह निरीक्षण और अवलोकन अवलोकन पेलोड प्रक्षेपित करेंगे। ठीक है, ये दोनों मिलकर, उसी के साथ यह प्रक्षेपण 450 किलोग्राम वजन वाले दूसरे ऑप्टिम्स ऑप्टिम्स अंतरिक्ष यान का होगा। ठीक है, जो अब तक प्रक्षेपित किया गया है सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलियाई डिजाइन वाला उपग्रह होगा। इसका वजन कितना होगा, जो दूसरा ऑप्टिम्स होगा उसका 450 किलोग्राम वजन वाले दूसरे ऑप्टिम्स में अंतरिक्ष यान का होगा। ठीक है, उसी के साथ आगे पढ़ेंगे हम। इस साझेदारी में भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की प्रमुख कंपनियां शामिल होगी। ठीक है, जो ये जो उपग्रह प्रक्षेपित करेंगे उसमें भारत की निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की प्रमुख कंपनियां भी शामिल होगी। कौन कौन सी कंपनियां शामिल होगी ये आपको याद रखना होगा, जो ये पोर्शन होता है। ठीक है, ये चीजें होती है आपको याद रखने वाली होती है। मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपको, ये चीजें दिख रही होगी। जो अनंत टेक्नोलॉजी है ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, कौन सा जो निजी अंतरिक्ष कंपनी शामिल थी उसमें। ठीक है, जो अतीत में कई मशीनों के लिए
इसरो को पार्ट्स और इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग सेवाएं प्रदान करती है। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी चीजें प्रीलिम्स में पूछी जाती है, आपको ये चीजें याद करनी होती है। मैं हाईलाइट करके दे दिया हूं आपको ये चीजें। ठीक है, उसके आगे हम पढ़ेंगे, यह मशीन स्पेस मैत्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अभी आपने देखा होगा एक करंट अफेयर आया था, ठीक है, एग्जाम में, कि जो भारत दूसरे देशों को मदद करता है वो किस नाम से जाना जाता है। तो उसी प्रकार इसमें भी आपको यह ध्यान देना है कि यह मिशन स्पेस मैत्री के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, ये प्रीलिम्स में पूछेगा अगले साल, मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। आपको इस करंट अफेयर को अच्छे से सेव करके रख लेना है। ठीक है, क्योंकि इस बार का पेपर देखना आप, उसमें जो भारत दूसरे देशों को मदद देता है, तो उसका उसमें चार ऑप्शन दिए थे, मैत्री, संकल्प और कुछ ऐसे दो ऑप्शन थे, अभी याद नहीं आ रहे मुझे। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है, इस टाइप की स्पेस मैत्री वगैरह ऐसे। ठीक है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ इन चीजों को भी, क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड के बारे में जानेंगे थोड़ा, इसके बारे में जानेंगे थोड़ा सा हम, कि न्यू न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 6 मार्च 2019 को, इस अधिनियम 2013 के तहत। ठीक है, इस न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड की स्थापना 6 मार्च 2019 को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत की गई थी, जो भारत को एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी है। ये जो न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड है, ये पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी है। ठीक है, अगर आपको पूछा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि एनएसएलआई पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी है, या फिर गैर स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी, या फिर प्राइवेट कंपनी, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें हैं बच्चों, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेके आया हूं। इन चीजों को ध्यान दीजिए आप, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, एक मिनट, जी पता है मुझे स्क्रीन कटती है, इसलिए मैं थोड़ा कर दे रहा हूँ सही से। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे हम, एक मिनट। हम्म, यह अंतरिक्ष विज्ञान के तहत संचालित होती है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ठीक है, अंतरिक्ष विज्ञान के तहत संचालित होती है, और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मीन्स इसरो की वाणिज्यिक शाखा के रूप में कार्य करती है। ये इसकी वाणिज्यिक शाखा के रूप में कार्य करती है। ठीक है, ये छोटी, इसको भी हाईलाइट कर दे रहा हूं कि न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड एक इसरो की वाणिज्यिक शाखा के रूप में कार्य करती है। ठीक है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की मुख्य भूमिका भारतीय उद्योगों को उच्च तकनीकी वाली अंतरिक्ष गतिविधियों में शामिल होने, ठीक है, ये याद रखना आप, न्यू न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की मुख्य भूमिका क्या है? भारतीय उद्योगों को उच्च तकनीक वाली अंतरिक्ष गतिविधियों में शामिल होने में सुविधा प्रदान करना, और भारत के अंतरिक्ष मिशनों से प्राप्त उत्पादों तथा सेवाओं को बढ़ावा देना, उनका व्यवसायिक उपयोग करना। ठीक है, अब न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड के कार्य जानेंगे हम। इसके कार्य क्या है? प्रक्षेपण सेवाएं मीन्स न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, इसे पीएसएलवी इसका शॉर्ट फॉर्म है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो इसकी प्रक्षेपण सेवा है किसके द्वारा की जाएगी? ये हमारा पीएसएलवी, आपने नाम सुना होगा, जीएसएलवी, पीएसएलवी, ठीक है, एसएलवी, इस टाइप के। और आगामी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का उपयोग करके प्रक्षेपण की सुविधा प्रदान करता है। फिर इसकी सेवाएं क्या? अंतरिक्ष आधारित सुविधा सेवाएं क्या प्रदान करता है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ट्रांसपोर्टर लीजिंग, रिमोट सेंसिंग, डेटा एक्सेस और मिशन सहायता जैसी सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ जो वो चीजें, कि इसके आधारित सेवाएं कौन कौन सी है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ट्रांसपोंडर ट्रांसपोंडर लीजिंग, रिमोट सेंसिंग, डेटा एक्सेस और मिशन सहायता जैसी। ठीक है, उसके बाद इसी उपग्रह का विकास किस तरीके होता है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड विशिष्ट उपयोगकर्ता आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु संचार और पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को तैयार कर सकता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट हमारा इसी में है प्रौद्योगिकी हस्तांतरण।
ठीक है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो और अंतरिक्ष विभाग के संस्थान, इसकी स्पेस मैत्री में मुख्य व्यवस्थाएं क्या है, उसके बारे जो स्पेस मैत्री की मुख्य व्यवस्था विशेषताएं क्या है इसमें, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। तो सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया उपग्रह भेज रहे हैं अभी। तो यह मिशन अब तक निर्मित सबसे भारी ऑस्ट्रेलियाई उपग्रह को प्रक्षेपित करेगा, जो उनके अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। अंतरिक्ष मलबे पर ध्यान। स्पेस मैत्री का उद्देश्य क्या होगा कि पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष मलबे की बढ़ती समस्याओं का समाधान करना। ये चीजें आपको चार याद रखनी है। ठीक है। स्पेस मैत्री के बारे में अगर यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछता है तो उसमें उसकी मुख्य विशेषताएं पूछेगा, तीन ऑप्शन सही देगा, एक रॉन्ग दे देगा, पूछेगा एक दो तीन सही है या एक दो सही है या एक दो तीन चार सही, इस टाइप की क्वेश्चन। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद मिशन का वित्त पोषण। इस परियोजनाओं को ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष एजेंसी से $8.5 मिलियन का अनुदान प्राप्त हुआ है। संबंधों को मजबूत करना। स्पेस मैत्री ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्रों के बीच मैत्री मैत्री और सहयोग को बढ़ावा देता है। भावी प्रक्षेपण। यह मिशन भारतीय धरती से भविष्य में ऑस्ट्रेलियाई उपग्रह प्रक्षेपण का मार्ग प्रशस्त करता है, जो द्विपक्षीय अंतरिक्ष सहायता के लिए एक नए युग का प्रतीक है। ठीक है। इसके बाद हम जानेंगे जो हमारा इन्वायरमेंट इन इकोलॉजी का करंट अफेयर है कि निवेशकों की जैव विविधता कार्रवाई पहल। ठीक है। तो उसके बारे में जानेंगे हम। इसका संदर्भ क्यों दिया गया है कि प्रकृति प्रकृति को होने वाली, हमारा तीसरा करंट अफेयर है। ठीक है। अभी तक हमने दो करंट अफेयर देखे हमारे। पहला हमने देखा है कि आरबीआई द्वारा शार्क मुद्रा स्वैप फ्रेमवर्क की घोषणा। उसके बाद दूसरा देखा है हमने इसरो की शाखा एनएसएल अब तक के सबसे बड़ा, जो ऑस्ट्रेलियाई उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला है। ठीक है। उसके बाद हम तीसरा देखने वाले हैं अभी, जो निवेशकों की जैव विविधता कार्यवाही पर पहल। ठीक है। एक मिनट। ठीक है। अब तो हम अभी पढ़ेंगे प्रकृति को होने वाले नुकसान से रोकने हेतु नीतिगत कार्यों को बढ़ावा देने के लिए 200 से अधिक निवेशक एकजुट हुए हैं। ठीक है। अभी क्या हुआ है, जो प्रकृति को जो नुकसान हो रहा है उसको रोकने के लिए, जो नीतिगत कार्यों को बढ़ावा देने के लिए क्या हुआ है, 200 से अधिक निवेशक एकजुट हुए हैं। ठीक है। उसके उससे संबंधित जानकारी पढ़ेंगे हम। कंपनी के अधिक निवेशक कंपनी के अधिक निवेशकों के एक गठबंधन ने जैव विविधता के मुद्दे पर 60 कंपनियों के साथ मिलकर कार्य करने की योजना का समर्थन किया। ठीक है। टोटल कितने कंपनी है इसमें? 60 कंपनी है। ठीक है। जिसमें वन भूमि पर होने वाले नुकसान और भूमि क्षरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। किस पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है? जो वन भूमि को होने वाले नुकसान और भूमि के क्षरण के प्रति संवेदन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ठीक है। द स्प्रिंग नामक पहल कोलंबिया में वैश्विक जैव विविधता वार्ता से पहले शुरू की गई है। ठीक है। जो द स्प्रिंग नामक यह पहल कोलंबिया में हुई है। ठीक है। इसको नाम दिया द स्प्रिंग नामक यह पहल है, कोलंबिया में वैश्विक जैविक विविधता वार्ता से पहले शुरू हुई है। एक मिनट। द द स्प्रिंग नामक यह पहल कोलंबिया में वैश्विक जैव विविधता वार्ता से पहले शुरू हुई है, जो वर्ष वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा 2022 के अनुरूप है। ये जो अभी चालू हुई है इनकी एक क्या कहते हैं उसे, रूपरेखा, ये 2022 की रूपरेखा के अनुरूप है। ठीक है। इस वार्ता से पहले शुरू हुई द स्प्रिंग नामक इस पहल में जमीनी स्तर पर कार्य करना, इससे संबंधित अन्य कार्रवाई को प्रोत्साहित करना और इसके इनपुट पर एकत्र प्रोत्साहित करना और इनपुट एकत्र करना इसमें शामिल है। ठीक है। इसमें क्या क्या शामिल है? जो स्प्रिंग से संबंधित कोई अन्य कार्रवाई को प्रोत्साहन करना और इसके इनपुट को एकत्रित करना इसमें शामिल है। ठीक है। उसके आगे हम पढ़ेंगे इनके आयोजक और उद्देश्यों के बारे में। आयोजक कौन है? संयुक्त राष्ट्र समर्थित नेटवर्क प्रिंसिपल फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट के नेतृत्व में स्प्रिंग पहल का उद्देश्य
सुभेद्य वैश्विक बायोम पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाली नीतियों को प्रभावित करना है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? जो स्प्रिंग पहल का उद्देश्य है, जो वैश्विक बायोम पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाली नीतियां है उनको प्रभावित करना, ये इस उद्देश्य इनका ये उद्देश्य है। इसमें कंपनियां कौन कौन सी शामिल है? जैसे लोरियल, टोयोटा, ठीक है, खाद्य और कृषि, खनन, मोटर वाहन, रसायन और बैंकिंग क्षेत्र जैसे क्षेत्र की प्रमुख कंपनियां नीतिगत भागीदारी में महत्वपूर्ण होने के साथ साथ प्रकृति के नुकसान के लिए महत्वपूर्ण जोखिम जोखिम का सामना करती है। इनके लक्ष्य और प्रभाव क्या है? ठीक है, यह वार्ता कंपनियों के पर्यावरणीय प्रभाव, जोखिम प्रबंधन, आपूर्ति श्रृंखला और नीतिगत सहभागिताओं में सुधार लाने पर केंद्रित करने वाले हैं। ठीक है, इनके लक्ष्य यह है। उसके साथ हम इनकी पर्यावरणीय अनिवार्यता अनिवार्यता क्या है? इनकी पर्यावरणीय अनिवार्यता है कि जलवायु स्थिरता, सतत विकास, दीर्घकालिक निवेश, ठीक है, इनके प्रदर्शन के लिए वनों के निम्नीकरण और भूमि क्षरण को रोकने और उसमें बदलाव करने की तत्काल आवश्यकता है। वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा मीन्स ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क क्या है इनका? जो ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क 2022 है, वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा 2022 को कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा के नाम से भी जाना जाता है। उसको याद रखना आपको, इसको कुनमिंग मॉन्ट्रियल जैव विविधता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह दिसंबर 2022 में जैव विविधता पर कन्वेंशन के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 15वीं बैठक में अपनाया गया है। इसे सीओपी कहा जाता है, मीन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, मीन सदस्य, हाँ, एक ऐतिहासिक समझौता है। इसका व्यापक विजन है 2050 तक प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए रहना है। वर्ष 2050 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रूपरेखा में वर्ष 2030 तक पूरे किए जाने वाले 23 विशिष्ट लक्ष्यों को निर्धारित करती है। ठीक है, इसमें कितने लक्ष्यों को ये निर्धारित करती है? 23 विशिष्ट लक्ष्यों को। ठीक है, अब उसके आगे हम पढ़ेंगे जो हमारा चौथा करंट अफेयर है। ठीक है, शायद ये लास्ट करंट अफेयर भी होगा हमारा, देखते हैं। ठीक है, हाल ही में एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान में लगभग 8.7 मिलियन भारतीय पश्चिम एशिया में रहते हैं। ठीक है, जो हमारे 8.7 मिलियन है वो वेस्टर्न एशिया में रहते हैं। उसकी संबंधित जानकारी है कि एक यह रिपोर्ट कुवैत के मकाम में एक आवासीय इमारत में लगी भीषण आग के बाद जारी की गई है, जिसमें 50 प्रवासी मजदूर की मृत्यु हो गई है। जो भारतीय मजदूर थे उनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, जो एनआरआई थे, एनआरआई को प्रवासी मजदूर कहा जाता है, इनमें कम से कम 86%, सॉरी, इनमें कम से कम 46 भारतीय थे। इस रिपोर्ट के निर्दिष्ट आंकड़े छह खाड़ी देश है उसमें कौन से? बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के लिए है। ठीक है, यह भारतीय ज्यादातर ब्लू कॉलर नौकरियों में कार्यरत कहते हैं। हम जानेंगे कि ब्लू कॉलर नौकरियां क्या होती है। ठीक है, उससे पहले हम जानेंगे कि कौन कौन से कॉलर की नौकरियां होती है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के कॉलर वाली नौकरियां, नौकरियों का वर्णन करने के लिए उपयोग किए जाने विभिन्न कॉलर निर्दिष्ट होने वाले कार्यों के प्रकार और कार्यों के परिवेश के आधार पर वर्गीकरण प्रणाली को संदर्भित करता है। आप जानेंगे कि कौन कौन से कॉलर होते हैं। ठीक है, एक मिनट स्क्रीन छोटी कर देता हूँ। ठीक है, अब जानेंगे हम कौन कौन से कॉलर होते हैं। व्हाइट कॉलर जॉब कौन से होते हैं वो भी जानेंगे हम अभी। एक मिनट, अब दिख रही है? ठीक है, हम्म। अब जानेंगे हम व्हाइट कॉलर जॉब क्या होता है। सामान्यतः इसे कार्यालय का नाम, बौद्धिक कार्य, पेशेवर कौशल्य वाले कार्य शामिल होते हैं। उदाहरण इसमें डॉक्टर, वकील, अकाउंटेंट, शिक्षक, इंजीनियर और प्रबंधक शामिल होते हैं। ठीक है, इन चीजों को याद रखना आपको कि व्हाइट कॉलर जॉब कौन से होते हैं। ये कार्यालय वाले काम होते हैं, बौद्धिक कार्य होते हैं, पेशेवर वाले कार्य होते हैं। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं? डॉक्टर, वकील, अकाउंटेंट, इंजीनियर, शिक्षक। ठीक है, ये आता है व्हाइट कॉलर जॉब्स में। ब्लू कॉलर जॉब्स में कौन से आते हैं? इसमें शारीरिक शारीरिक श्रम, कौशल्य व्यापार,
सॉरी, उसके बाद शारीरिक कार्य परिस्थितियां शामिल होते हैं। जो हम शारीरिक कार्य से कार्य करते हैं वो परिस्थितियां वाले कार्य शामिल होते हैं। मीन्स इसमें निर्माण कार्य, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मैकेनिक, फैक्ट्री कर्मचारी और वेल्डर के कार्य शामिल होते हैं। पिंक कॉलर जॉब्स कौन से होते हैं? जो परंपरागत रूप से सेवा सेवा उद्योग में महिला प्रधान व्यवसाय से जुड़ा होता है, जिसे अक्सर कम वेतन वाला माना जाता है। उदाहरण में नर्स, सेक्रेटरी, रिसेप्शनिस्ट, कैशियर, वेट्रेस शामिल होते हैं। लिंग पूर्वाग्रह के कारण आजकल इस शब्द का इस्तेमाल कम किया जाता है। ठीक है, पिंक कॉलर जॉब्स का। अब ग्रीन कॉलर वाले जॉब्स कौन कौन से होते हैं? इसमें शामिल नौकरियां होती है पर्यावरण संरक्षण, स्थिरता और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उदाहरण इसमें सौर पैनल इंस्टॉलर, पवन टरबाइन टेक्नीशियन, पर्यावरण वैज्ञानिक, संरक्षणवादी और पार्क रेंजर शामिल है। अब गोल्ड कॉलर जॉब्स कौन से? ये उच्च मांग वाले, अत्यधिक कुशल और विशिष्ट व्यवसाय को संदर्भित करते हैं, जिसमें अक्सर अत्यधिक वेतन मिलता है। उदाहरण इसमें सर्जन, एरोस्पेस इंजीनियर, डेटा वैज्ञानिक, निवेशक निवेशक बैंकर और अधिकारी भी शामिल होते हैं। ठीक है, तो हमने देखा है अभी कि व्हाइट कॉलर जॉब्स क्या होते हैं। ठीक है, ब्लू कॉलर जॉब्स क्या होते हैं, पिंक कॉलर जॉब्स क्या होते हैं, ग्रीन कॉलर जॉब्स क्या होते हैं। ठीक है, एक बार पढ़ लेना आप सभी। इतना कुछ हार्ड है नहीं ये कॉलर। अगर आप व्हाइट कॉलर जॉब सोचोगे तो आपके माइंड में सीधा आएगा कि हाँ, व्हाइट कॉलर मीन्स माइंड से सोचना है आपको, जो कार्यालय में काम करते हैं, वकील, डॉक्टर, अकाउंटेंट। ब्लू कॉलर मीन्स इसमें शारीरिक श्रम वाला काम होता है। पिंक कॉलर मीन्स आपको समझना है कि थोड़ा वुमन से रिलेटेड है, दर नर्स, सेक्रेटरी, रिसेप्शनिस्ट। ग्रीन कॉलर जॉब्स आया तो आपको सोचना है कि हाँ, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो सकता है, तो पर्यावरण संरक्षण, क्योंकि ग्रीन मीन्स जैसे पेड़ों के कलर होते हैं ग्रीन वगैरह। ठीक है, उस टाइप में आपको सोचना है, थोड़ा एक दिमाग लगाना होता है इन चीजों में। ठीक है, उसी के साथ हम इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या है हम उसके बारे में जानेंगे। संयुक्त अरब अमीरात लगभग 3.4 मिलियन श्रमिकों के साथ भारतीय प्रवासी श्रमिकों का सबसे बड़ा प्रवास केंद्र है। ठीक है, अगर यूपीएससी की प्रीलिम्स में पूछता है कि सबसे बड़ा प्रवासी केंद्र कौन सा है, तो आप आंसर कर सकते हो कि संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, इसके बाद सऊदी अरब में 2.6 मिलियन, उसके बाद कुवैत में 1 मिलियन, कतार में 7,50,000 और ओमान में 7 लाख श्रमिक रहते हैं। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस रिपोर्ट में जो प्रवासी कार्यबल है उनकी आयु जनसांख्यिकी का भी विवरण दिया गया है। 18 से 30 वर्ष की आयु के जो युवा वयस इन देशों में जाने वाले कार्यबल का 50 से 60% है। ठीक है, इसके बाद जो 18 से 30 साल के युवा वर्ग है, ठीक है, उनकी लगभग आबादी कितनी है? 50 से 60% है वहां। उसके बाद 31 से 45 वर्ष की आयु वाले जो मध्यम वर्ग के श्रमिक है उनका स्थान है वहां। जो प्रवासी कार्य में उनका 30 से 40% प्रतिनिधित्व करते हैं 31 से 45 वर्ष की आयु वाले लोग। इन्हें आमतौर पर अनुभव की आवश्यकता वाले कुशल कार्यों के लिए प्राथमिकता दी जाती है। सभी उद्योग में से निर्माण उद्योग, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग वाला होता है, उसमें पश्चिम एशिया में भारतीय ब्लू कॉलर श्रमिकों की प्रमुख नियोक्ता है। यह मांग संयुक्त अरब के नियोम और लाल सागर परियोजना, जो ठीक है, जो संयुक्त अरब का एक नियोम एरिया और लाल सागर परियोजना में चल रही अवसंरचना परियोजना और बड़े विकास कार्यों को प्रेरित करती है। ठीक है, यह मांग कहा है? संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब के नियम और रेड सी सुना है आपने, जिसे लाल सागर परियोजना में चल रही अवसंरच परियोजनाओं और बड़े विकास कार्यों में प्रेरित है। ठीक है, उसी के बाद नियोम नियोम ही इन सभी गतिविधियों का केंद्र है। निवासियों के लिए प्राथमिक घर, सभी गतिविधियों के साथ एक ऊर्ध्वाधर शहर के रूप में नियोम। प्राचीन ग्रीक उपसर्ग नियो किससे लिया गया है? ठीक है, नियम किससे लिया गया है? जो प्राचीन उपसर्ग है, ठीक है, जो प्राचीन उपसर्ग है नियो, उससे लिया गया है, जिसका अर्थ नया होता है। इससे मुस्तकबिल का पहला वर्ण है, जो एक सऊदी अरब है, जिसका अर्थ भविष्य होता है। ठीक है, अब लाल सागर परियोजना सऊदी अरब के लाल सागर तट पर एक नियोजित पर्यटन मेगा परियोजना है। ठीक है, जो लाल सागर परियोजना है, जो सऊदी अरब के लाल सागर तट, जो रेड सी तट है, उसमें एक नियोजित पर्यटन मेगा परियोजना है। आंकड़ों से परे, अब आंकड़ों से अलग देखेंगे, जो पश्चिम एशिया में भारतीय प्रवासी
श्रमिकों के एक व्यापक परिप्रेक्ष्य को पहचानना महत्वपूर्ण है। भले ही इस रिपोर्ट में उपयोगी आंकड़े दिए गए हो, इसमें कठोर कार्य परिस्थितियां, सीमित अधिकार, परिवारों से अलगाव जैसे अंतर्निहित मुद्दे शामिल है। इसके अतिरिक्त उनका योगदान महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके द्वारा भेजी गई धनराशि उनके परिवारों को घर पर महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करती है। जो एनआरआई, जो हमारे भारतीय भाई है, जो वेस्टर्न एशिया में रहते हैं, वो जब वहां से पैसा कमाते हैं, पैसा कमा के अपने घर वालों को भेजते हैं, तभी उनके घर पर एक वित्तीय सहायता प्रदान होती है। ठीक है, उनका श्रम मेजबान देशों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करता है। अगर जो भारतीय लोग हैं वो पश्चिम एशिया में भी अगर वर्क कर रहे हैं, तो वहां के देशों में एक विकास करने के लिए मदद हो रही है। ठीक है, वहां का विकास हो रहा है। इस तरीके से जानेंगे आप। उसके आगे हम पढ़ेंगे कि उनके योगदान को मान्यता देना तथा उनके सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करना बेहद महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, क्योंकि कैसा होता है ना, जो अगर ये एनआरआई बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारी भारत की इकोनॉमी के लिए। ठीक है, क्योंकि इससे हमारी इकोनॉमी बैलेंस बनी होती है। ठीक है, इसलिए जो प्रवासी भारतीय जो मजदूर जाते हैं, उनके लिए जो उनका जो योगदान है उनको मान्यता देना, उनके सामने आने वाली जो चुनौती होती है उनका समाधान करना हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। ठीक है, क्योंकि जब भारत के पास 1999 1991 में 15 दिन का पैसा था, तो इन्हीं भारतीय भाइयों की वजह से हमारी देश की अर्थव्यवस्था सही चल रही थी। ठीक है, तो ये मेन मोटो था मेरा करंट अफेयर लेके आने का, ये सभी करंट अफेयर। ठीक है, 4 करंट अफेयर लेके आया हूं मैं आपके लिए, जो एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। ठीक है, इस करंट अफेयर को आपको पढ़ना है, आपके माइंड पे रखना है आपको। ठीक है, क्लास के बाद एक बार फिर से रिवाइज करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। वरना मैं कोई भी कचरा उठा के ला सकता था आपके लिए, लेकिन मुझे नहीं लाना था। मैं कुछ ही करंट अफेयर लेके आऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेके आऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो। ठीक है, 1 मिनट। क्योंकि हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, हमें सिर्फ कुछ भी पढ़ना है इस हिसाब से नहीं पढ़ना है, क्योंकि मटेरियल भी बहुत होता है अवेलेबल, करंट अफेयर भी बहुत अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, ऑनलाइन भी बहुत करंट अफेयर अवेलेबल है, लेकिन हमें वही करंट अफेयर लेके आना है जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट करंट अफेयर हो। ठीक है, हमारा ये मोटो है। इसीलिए मैं आपसे एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ज्यादा इधर उधर मत भागिए, जो मैं करंट अफेयर भेज रहा हूँ आपको वो करंट अफेयर पढ़िए। ठीक है, इसी में से क्वेश्चन आएंगे आपके लिए। उसके साथ एक मैं बताना चाहूंगा, जो भी बच्चे क्लास करते हैं कृपया पूरी क्लास करें, क्योंकि अगर क्या होता है, आप आधी आधी क्लास करोगे तो आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, अगर आप सीसेट की भी क्लास करते हो, ठीक है, तो उसको भी पूरी कंप्लीट क्लास करें। अगर आपको नहीं समझ में आता है, दूसरी बार क्लास को रिवाइज करें, या फिर मैं तो दूसरे दिन जब क्लास लूंगा, तो जो मैंने पढ़ा है उसको स्टार्टिंग के 5 या 10 मिनट में उसको एक बार रिवाइज करा दूंगा, कि आपको याद रहे कि आपने कल क्या पढ़ा था। ठीक है, और जो भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं, वो भी हमारी पुरानी क्लास करे, एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी आपकी पीछे से। हमने अभी तक हमारी जीएस में वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास ली, उसमें हमने नॉर्थ अमेरिका पढ़ाया, साउथ अमेरिका भी पढ़ाया। आज हम कल हमारा साउथ अमेरिका खत्म हो जाएगा मॉर्निंग की क्लास में। ठीक है, उसके बाद हम अफ्रीका चालू कर देंगे। ठीक है, तो आप उसके पहले एक बार क्लास खत्म कर लीजिए, जल्दी जल्दी रिवाइज कर लीजिए उन चीजों को। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। मैं पीपीटी शेयर कर देता हूँ अभी क्लास के बाद। ठीक है, तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो कमेंट में लिखिए, आप कमेंट और लाइक कर दीजिए, इससे हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि चलो बच्चों को समझता है। अगर आपको नहीं समझता है तो आप मुझे ग्रुप में मैसेज कीजिए, कहिए कि सर मुझे इस टॉपिक पे नहीं समझा, मुझे थोड़ा समझा के बताइए। ठीक है, तो हम आपके लिए उस टॉपिक पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके एक वीडियो भी डाल देंगे। ठीक है, अगर आपकी कोई चीज में क्वेरीज भी रहती है तो उस चीज को भी आप बताइए, अगर कोई डाउट होता है तो। ठीक है, इसीलिए हम बैठे हैं। और टेस्ट सीरीज भी होगी आपकी, तो आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो चलिए, जय हिंद। आज की क्लास में यही खत्म करता हूँ। धन्यवाद।